नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर हाजिर है कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत अपन तीसरा पाठ पढ़ रहे थे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 से 1991 तक लगातार अमेरिकी वर्चस्व रहा और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो है शक्ति का बंटवारा था, विभाजन था। लेकिन जैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ, शक्ति का संतुलन बिगड़ गया और विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गई अमेरिका। तो जब विश्व के अंदर शक्ति का केंद्र एक ही हो, कहीं भी देखिए आप, जब शक्ति का केंद्र एक हो तो उसे हम और कुछ नहीं कहेंगे, उसके लिए सिर्फ वर्चस्व शब्द का प्रयोग करें। अब इस विश्व में सिर्फ शक्ति का केंद्र एकमात्र रह गया, वो है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो शक्ति का केंद्र रह गया, तो ये बात कहना अपने लिए अति उत्तम होगा कि इस विश्व के अंदर अमेरिकी वर्चस्व है। ठीक है भाई, मान लिया अमेरिकी वर्चस्व, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता बार बार कि विश्व के अंदर अमेरिकी वर्चस्व कैसे, या अमेरिकी वर्चस्व को समझाइए, किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व है। देखिए, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं भाई। किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व, एक सैनिक क्षेत्र में है या सांस्कृतिक क्षेत्र में है या ढांचागत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है। देखिए, जैसे मैं बात करूं वर्चस्व की, तो कभी इंग्लैंड का वर्चस्व हुआ करता था समुद्री मार्ग में। भाई, समुद्री सेना में इंग्लैंड का वर्चस्व था। तो अमेरिका का वर्चस्व किस क्षेत्र में, अपन अमेरिका के वर्चस्व के अलग अलग क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है। पहले पढ़ेंगे अपन सर्वप्रथम सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व। देखिए सर्वप्रथम अपन क्या पढ़ेंगे, सैनिक क्षेत्र में वर्चस्व। भाई, सैन्य क्षेत्र में किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व, सैन्य शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में। भाई, अमेरिका का वर्चस्व सर्वप्रथम किस में देखेंगे अपन, सैन्य शक्ति के रूप में। भाई, सैनिक शक्ति में किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सैन्य शक्ति के अर्थ में, सैन्य शक्ति के अर्थ में ये वर्चस्व पढ़ रहे हैं अपन सैन्य शक्ति के अर्थ में। तो देखिए, आप लोगों ने आयशा की कहानी सुनी होगी। मैंने बताई थी आयशा की कहानी कि वो जो है बगदाद में रहती है, इराक की राजधानी। तो वहां पर कुछ विदेशी हमले होते हैं, उसमें एक टांग चली जाती है। तो वहां पर कुछ जो विदेशी हमले होते हैं, किसके होते हैं, अमेरिका के। तो कुल मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं कि सैनिक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व। कैसे, देखिए कि उसने आयशा की, आपने जो कहानी सुनी थी, बताया था मैंने आयशा, तो वहां पर घर बैठे हमला किया था। आयशा की सेना, आयशा के देश की सेना वहां पर लड़ने नहीं गई थी, अमेरिका ने वहां पर घर बैठे हमला किया था। तो वो उसकी आत्मा को तो पंगु नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने जो आयशा के शरीर को पंगु बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया, उसकी एक टांग चली गई, पंगु बना दिया आयशा को, आत्मा को नहीं बनाया इसमें, सिर्फ शरीर को पंगु बना दिया। ठीक है, अपन अमेरिका की सैन्य शक्ति के क्षेत्र में बात करें तो अमेरिका की सेना विश्व में सबसे बेजोड़ सेना है। कैसी सेना है, बेजोड़, यानी इसके जोड़े की कोई सेना नहीं है विश्व के अंदर, ऐसी सेना है अमेरिका। अनूठी सेना है ये, यानी अमेरिका अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर, अमेरिका अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से अधिकतम दूरी पर रखकर, अधिकतम दूरी पर रखकर दूसरे देश को उसके घर में पंगु बना सकता है। यानी इस प्रकार के हथियार अमेरिका के पास मौजूद है कि वो अपनी सेना को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित अधिकतम दूरी पर रखकर जो है वो किसी भी देश की सेना को घर बैठे पंगु बना सकता है। ये तो हुई इसकी सैनिक शक्ति की बात। देखिए
दूसरी क्या है कि जैसे सैन्य शक्ति के मामले में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है विश्व का अमेरिका। नंबर 1 पर कौन है सर? सर अमेरिका है, क्योंकि इसकी सेना बेजोड़ है, अनूठी है, सबसे अलग है। तो कौन हुआ? अमेरिका। लेकिन क्रमशः इसके नीचे वाले जो 12 देश है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, इस प्रकार से जो 12 देश है जो है ना, इसके बाद के 12 देश जो है, जितना अपनी सैनिक शक्ति पर खर्च करते हैं ना, उससे ज्यादा, यानी जो इसके बाद के 12 देश है जो अपनी सैनिक शक्ति पर खर्च करते हैं, उससे ज्यादा अकेला अमेरिका सैन्य के मामले में, सेना के मामले में खर्च करता है। ठीक है, तो ये वही सैन्य शक्ति का अर्थ में, यानी आयशा की कहानी आपने देखी तो उससे क्या होता है कि सैन्य शक्ति में वर्चस्व को दर्शाती है। अमेरिका की सैन्य शक्ति का वर्चस्व, अमेरिका की सेना बेजोड़ है, अनूठी, युद्ध क्षेत्र से अपनी सेना को वो अधिकतम दूरी पर रखकर किसी भी देश को उसके घर में बैठे पंगु बना सकता है। किसी भी देश को उसके घर में बैठे बैठे वो पंगु बना सकता है, उसको युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिक उतारने का भी काम नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो विश्व के शीर्ष, अमेरिका को छोड़ के जो शीर्ष 12 देश है ना, वो अपनी पूरे 12 देश मिलाकर अपनी सेना पर जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका अकेला अपनी सेना के ऊपर खर्चा करता है। आगे यहाँ तक सैन्य शक्ति करते हैं। अब देखो ढांचागत ताकत के अर्थ में, नंबर 2, ढांचागत ताकत के अर्थ। देखिए यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, अमेरिकी वर्चस्व को समझाइए। तो आपको तीन क्षेत्रों में बताना पड़ेगा, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में, ढांचागत क्षेत्र के, ढांचागत ताकत के क्षेत्र में, और अर्थ में, और सांस्कृतिक के अर्थ में। ठीक है, तो ढांचागत ताकत के अंतर्गत वो, इसके अंतर्गत सार्वजनिक चीजें रखी जाती है। कौन सी चीजें रखी जाती है सर? सार्वजनिक चीजें। कैसी सार्वजनिक चीजें? ऐसी सार्वजनिक चीजें कि वो किसी दूसरे के पास हो, यानी मेरे पास कोई चीज है। सार्वजनिक क्षेत्र की चीज किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि कोई चीज मेरे पास है लेकिन उस चीज की आपके पास भी कोई कमी नहीं, उस चीज को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की चीज। भाई यदि कोई चीज मेरे पास है स्पेशल और तुम्हारे पास नहीं है, वो हो गई निजी क्षेत्र की चीज। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की चीज उसको कहते हैं कि जो चीज मेरे पास भी है और उस चीज की आपके पास भी कोई कमी नहीं है, उसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की चीज। जैसे आप समुद्री मार्गों को देख लो, समुद्री मार्ग, तो समुद्री मार्गों की अपन बात करें तो समुद्री मार्गों पर आज के समय में, तो समुद्री व्यापार कह दो या समुद्री मार्ग कह दो, आज के समय में किसका वर्चस्व है सर? अमेरिका का है। अमेरिका का पूरी तरीके से वर्चस्व है। यानी 1920 से पहले यहां पर इंग्लैंड का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब सीधा सीधा अमेरिका का वर्चस्व है। देखिए विश्व, मैं बात करूं विश्व की, तो विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, विश्व की अर्थव्यवस्था, उसमें 21% योगदान अकेला अमेरिका का है। यानी विश्व की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसमें 21% योगदान किसका है? अकेले अमेरिका। जो विश्व का संपूर्ण व्यापार होता है, विश्व का जो संपूर्ण व्यापार होता है उसमें 14% भागीदारी किसकी है सर? अमेरिका की है। यानी पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 21% भागीदारी। देखिए कितने देश है, 207 या जितने भी है इस पृथ्वी के अंदर देश, तो उनमें 21% भागीदारी अकेली। 21% किसको कहते हैं? 200 से अधिक देश हैं, तो यदि सब में बराबर बराबर बांटे तो आधा % भागीदारी अकेली, लेकिन 21% अकेली अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। विश्व व्यापार के अंदर, पूरे विश्व व्यापार के अंदर 14% भागीदारी अकेले अमेरिका की। अपन बिजनेस के मामले में देखें तो बिजनेस का पहला स्कूल कहां खुला था? 1881 में अमेरिका में खोला गया था, MBA वाला, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नाम पूछा जा सकता है MBA का। तो MBA करने का पहला जो स्कूल कब खोल दिया अमेरिका में? 1881 में खोल दिया।
जबकि और देशों के पास एमबीए कब से होने लगी है? 1950 से। तो आप मानिए कितने साल आ गए अमेरिका अपन से। यानी पेंसिल्वेनिया की जो यूनिवर्सिटी है, कहां की यूनिवर्सिटी है? पेंसिल्वेनिया की जो यूनिवर्सिटी है, इसने 1881 में एमबीए कराना प्रारंभ कर दिया था। यानी बिजनेस के लिए क्या होता है? मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो और देशों के पास ये कब आई? 1950 के बाद। तो दोनों चीजें हो गई। सैन्य शक्ति के क्षेत्र में आशावादी कहानी अपन ने पढ़ी, अमेरिका की सेना विश्व के अंदर बेजोड़ है, इसके लायक वाली सेना भी बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक और ढांचागत की बात करें सार्वजनिक चीजों की, तो सार्वजनिक चीजें कहते हैं किसको? जिसका जो चीजें मान लिए मेरे पास है और उसकी आपके पास भी कोई कमी नहीं है, उसको कहते हैं सार्वजनिक चीजें। समुद्री क्षेत्र में एमबीए के मामले में। अब तीसरा आता है इसमें, तीसरी जो अपन बात करेंगे वो करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बात करेंगे? सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक अर्थ में, तो सांस्कृतिक के अर्थ में किस प्रकार से इसका वर्चस्व है अमेरिका का? तो आपको आंद्रेवाड़ी कहानी याद होगी। किसकी? आंद्रेवाड़ी। आंद्रेवाड़ी कहानी याद है? क्या है आंद्रेवाड़ी कहानी? हम सब, वो जींस पहनता था, उसकी मां चाहती थी कि वो जींस नहीं पहने, तो उस पर किसका वर्चस्व था? अमेरिका। देखिए अपनी अमेरिका की संस्कृति इतनी लुभावनी है भाई साहब कि ये किसी भी संस्कृति को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए अपनी संस्कृति क्या थी? सादा पहनावा, ढीले वस्त्र पहनना, लेकिन अपनी संस्कृतियों को भी अमेरिका संस्कृति ने अपनी तरफ खींच लिया। हम जींस पहनते हैं, ये किसकी संस्कृति है? अमेरिका की संस्कृति है। अमेरिका की संस्कृति बड़ी लुभावनी है, प्रत्येक संस्कृति को अपनी तरफ खींचती है। तो अपन इस मामले से अपन आंद्रेवाड़ी कहानी से ये भी लगा सकते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिका की क्या है? जो है वर्चस्व है। अपन तीनों क्षेत्रों में पढ़ लिया। पहला पढ़ा, कौन सा पढ़ा सर? सैन्य क्षेत्र में, सैन्य अर्थ में, ढांचागत में और सांस्कृतिक। अब देखिए अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अमेरिकी शक्ति के राह में अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है? अड़चन या बाधा। भाई अमेरिका की शक्ति इतनी तगड़ी है, लेकिन क्या अड़चन है इसकी शक्ति के मार्ग में? क्या बाधा है? तो इसमें इसके मार्ग में 3 बाधा है। नंबर 1 क्या है सर बताइए? नंबर 1 ये है अमेरिका की संस्थागत बुनावट। देखिए अमेरिका में भी भारत की तरह जो है 3 पालिकाएं कार्य करती है। कौन कौन सी? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका जो है अमेरिकी शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। यानी अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, जैसे ही ये बेलगाम होती है तो इस पर अंकुश लगाने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। ये तो हो गया पहला अवरोध, हो गया। दूसरा है अमेरिका की अंदरूनी कमजोरी। अमेरिका की अंदरूनी कमजोरी। तो अंदरूनी कमजोरी क्या है? अंदरूनी कमजोरी है कि जनमत को संदेह। अमेरिका में जो जनमत है, जो जनता है, उसको संदेह है कि अमेरिका कहीं कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो कभी भी अमेरिका को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देती। यानी जैसे ही अमेरिका गलत तरीके से कहीं भी शक्ति का प्रयोग करता है तो जनता तुरंत आंदोलन उठा लेती है, इसलिए ये भी इसके रास्ते में अवरोध है। तीसरा है नाटो। आपने पढ़ा? नाटो को देखा होगा। कब स्थापना हुई? 1949 में। उत्तर अटलांटिक संधि।
नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसमें जो शामिल देश है वो सभी जो शामिल देश है वो लोकतांत्रिक देश है। कैसे देश है सर? सब लोकतांत्रिक देश है। समझ में आ गया? लोकतांत्रिक देश इसमें सभी जो है शामिल है और इसमें बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। तो ये कहा जाता है, अक्सर ये बात की जाती है कि नाटो में शामिल देश ही अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, कि जो नाटो में जो सम्मिलित संपूर्ण देश है वो ही मिलके अमेरिका का जो है सामना कर सकते हैं। ठीक है, 3 अवरोध आपको बता दिए। अमेरिका की संस्थागत बुनियाद, इसकी कार्यपालिका कभी भी इसको मनमानी के कार्य करने की इजाजत नहीं देती। दूसरा, अमेरिका की जनमत, अंदरूनी कमजोरी क्या है कि जनमत को विश्वास नहीं है भी। अमेरिका की जो जनमत है, जो जनता है, उसको विश्वास नहीं, तो ये भी अमेरिका को अनलीगल कार्य करने से रोकते हैं। इसके अलावा तीसरा नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये इसमें शामिल सभी लोकतांत्रिक देश है, जो देश है इनकी अर्थव्यवस्था बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। तो ये अमेरिका के राय में सबसे बड़ा रोड़ा है। अक्सर कहा भी जाता है कि नाटो में शामिल देश ही जो है क्या कर सकते हैं, अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, भारत अमेरिकी संबंध। भारत अमेरिकी संबंध। भारत अमेरिकी संबंध, 10 मिनट और होगा। भारत अमेरिकी संबंध अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसा आप सबको पता है कि शीत युद्ध के दौरान तो भारत का जो रुख है वो किधर रहा था, सोवियत संघ की तरफ। सर बिल्कुल इसमें राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोवियत संघ की तरफ रुख रहा था, लेकिन 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत का जो रुख है वो धीरे धीरे, क्योंकि विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गया था अमेरिका, तो उसके बाद में सभी देशों का रुख धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जा रहा था। अब देखिए संबंधों को मैं बताऊं तो पहला अपन देखते हैं कि भारत जो सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है, सॉफ्टवेयर का जो निर्यात करता है। देखिए 2 शब्द है, एक तो आयात, आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है निकालना या बेचना। आ रहा है इसमें तो आना, नी से निकालना। ठीक है, तो निर्यात करता है सॉफ्टवेयर का, उसमें से 65% अमेरिका खरीदता है। भारत जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है ना, उसका 65% जो है कौन खरीदता है, अकेला अमेरिका खरीदता है। भारत के जो सॉफ्टवेयर जाते हैं उसमें से 65% सॉफ्टवेयर को जो है अमेरिका खरीदता है। और अमेरिका के जो बोइंग है, इसमें जितने कर्मचारी है ना, अमेरिका का एक जगह बोइंग, उसमें जो जितने भी कर्मचारी है उसमें 55% कर्मचारी भारतीय मूल के। 55% कर्मचारी किसके? भारतीय मूल के। अमेरिका की जो 34% भारतीय है, यानी अमेरिका की एक जगह है, देखिए अमेरिका की एक जगह है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। यहां पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं, 3 लाख भारतीय काम करते हैं। अमेरिका का जितना भी बिजनेस है उसमें से 34% बिजनेस कंपनियां भारतीय लोगों ने खोल रखी है। कितने प्रतिशत? 34% कंपनियां भारतीय मूल के लोगों ने खोल रखी है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर का निर्यात उसका 65% अमेरिका खरीदता है। बोइंग में 55% भारतीय जो है कार्य करते हैं, भारतीय कर्मचारी। सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय कार्य करते हैं। और जितनी भी कंपनियां अमेरिका के अंदर, उनमें 34% कंपनियां भारतीय मूल के लोगों ने खोली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो।
देखिए आज भी जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तो उसमें भारत मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है अमेरिका में। तो अब चूंकि इसलिए भारत यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंध भी अच्छे होते जा रहे हैं। अब देखिए कुछ लोगों का क्या कहना है भारत और अमेरिका के संबंधों पर, कुछ लोगों का क्या कहना है देखिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बनाने चाहिए, भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बनाने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का जो हमेशा साथ दिया है वो सोवियत संघ ने दिया है, तो इसलिए सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रूस, उसकी तरफ भारत को रुख करना चाहिए, न कि भारत को अमेरिका पर रुख करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने हमेशा भारत को धोखा दिया। अमेरिका ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, उधर से अपने 71 के युद्ध में लगभग पाकिस्तान का साथ दिया था। उसीलिए कहते हैं कि अमेरिका के पास भारत को नहीं जाना चाहिए। कुछ आलोचक कुछ कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि भैया वर्चस्व का फायदा उठा लेना चाहिए। कैसे? कि अमेरिका के साथ रहकर अमेरिका के जो पास पैसा है उससे भारत को ले लेके कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। यानी ये लोगों का सीधा सीधा क्या कहना है, ये लोगों का सीधा सीधा ये कहना है कि भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि सोवियत संघ से संबंध आज पिछले दिनों की बात होगी, सोवियत संघ से संबंध कैसे दिनों की बात हो गई, पिछले दिनों की बात। इसलिए भारत को अब वो उन बातों को भूल के अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने। तीसरे कुछ लोग वो क्या कहते हैं कि भारत को विकासशील देशों का एक संगठन बनाना चाहिए, विकासशील देशों का संगठन बनाना चाहिए। जैसे विकासशील देशों का संगठन बनाना चाहिए, या फिर रूस, भारत या चीन मिलके ये जो है मिलके जो है अमेरिका का सामना करना चाहिए, इसके वर्चस्व को का सामना करना चाहिए। ये तो हुई आलोचकों की बात की, कुछ तो पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ विपक्ष में तर्क देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है और मेन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अमेरिका का वर्चस्व है अपने ऊपर, तो वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। भाई कैसे अपन इस वर्चस्व से निपट सकते हैं, ठीक है, कैसे अपन वर्चस्व से जो है निपट सकते हैं, किस प्रकार से अपन इस वर्चस्व से बच सकते हैं। तो देखिए पहले कुछ लोग देते थे कि विद्वान अपना अपना मत देते हैं कि भाई कोई कहता है वर्चस्व से कैसे निपटना चाहिए, कोई तो कहता है कि नहीं वर्चस्व से ऐसे निपटना चाहिए, कुछ संगठन बनाने चाहिए, ये बनाने चाहिए। तो क्या क्या कह रहे विद्वान? पहले लोग कहते हैं बैंडवैगन का सिद्धांत। बैंडवैगन का सिद्धांत क्या है? देखिए बैंडवैगन का सिद्धांत है अपने बैंडवैगन का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत में क्या है देखिए, अपने यहाँ पर सीधी सीधी कहते हैं कि जैसी भये ब्यार पीठ तैसी कीजिए। क्या कहते हैं कि जैसी वहे बयार पीठ तैसी कीजिए, यानी जिधर की जो है हवा चले ना उधर को ही अपना पीठ कर लेनी चाहिए, नहीं तो पीठ पे हवा नहीं लग पाएगी। यानी महाशक्ति के साथ साथ या उसका पिछलग्गू बन के उससे फायदा उठाना चाहिए। यानी जिधर अपने यहाँ पर नॉर्मल कहता है कि जिधर की गाड़ चले उधर मुंह कर लो, हवा जिधर की चले उधर मुंह कर लो तो मुंह पे हवा लगेगी। तो यानी महाशक्ति जो कहे वो करो, उसका पिछलग्गू बनो, उससे फायदा उठाओ। ये तो हुआ बैंडवैगन का सिद्धांत। समझ में आ गया बैंडवैगन का सिद्धांत? यानी महाशक्ति के साथ रहेगा, उसका विरोध नहीं करना है अपन को, बिल्कुल नहीं, उसका विरोध बिल्कुल नहीं करना है। वो जैसे कहे वैसे के वैसे ही अपन को कर लेना चाहिए और उससे फायदे उठा लेना चाहिए। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत है अपने आप को छुपा ले, अपने आप को
छुपा ले। यानी महाशक्ति की जो एकमात्र महाशक्ति है, इसका कोई सामना तो अकेला देश कर नहीं सकता, तो अपने आप को छुपा ले, जिससे क्या है महाशक्ति के बेवजह क्रोध से बचा जा सकता है। यानी बेवजह जो क्रोध है महाशक्ति का, उससे बचा जा सकता है। देखिए रूस, चीन वगैरह ने ऐसे किया था कि महाशक्ति से अपने आप को छुपा लिया। भाई वो कहते हैं ना कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यही वाला सिद्धांत है कि जब देश दिखाई नहीं देगा, यानी ना तो महाशक्ति का विरोध करो, ना उसके पक्ष में बोलो, ना उसके विपक्ष में बोलो, कुछ भी मत करो, तो आप उस महाशक्ति को याद ही नहीं आएंगे। तो फिर क्या होगा, उसके क्रोध से तो अपन बचे रहेंगे, ना तो उसकी हमदर्दी का शिकार होंगे अपन, ना ही उसका क्रोध का शिकार होंगे। तो दूसरा सिद्धांत क्या हो गया कि अपने आप को छुपा ले। तीसरा सिद्धांत, तीसरे विद्वान तीसरा मत क्या देते हैं कि राज्येतर संस्थाओं को आगे आना चाहिए। राज्येतर संस्थाओं को आगे आना चाहिए, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनको जो है संगठन बनाकर आगे आना चाहिए। संगठन बनाकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को आगे आना चाहिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर एशिया संगठन है, इस प्रकार के संगठनों को आगे आना चाहिए। ये हुआ तीसरा मत। चौथे मत में विद्वान क्या कहते हैं कि मीडिया, लेखक है, इसके अलावा बुद्धिजीवी जो वर्ग है। अब बुद्धिजीवी वर्ग, आप जानते हो बुद्धिजीवी किसके कहते हैं? जिसकी बुद्धि में जीवी जानते हो, जीव जो गेहूं वगैरह में लगता है, तो जिसकी बुद्धि में जीव पड़ जाते हैं छोटे छोटे, यानी जिनकी बुद्धि सड़ जाती है, उन लोगों को क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग। मजाक था छोटा। तो मीडिया है, लेखक है, इनको आगे आकर जो है अमेरिका का विरोध करना चाहिए हर चीज में। तो जिससे क्या है, और लोगों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका के पिछलग्गू जो देश है उन पर असर पड़ेगा, और वो देश जो है उसका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से भी अमेरिका के वर्चस्व से निपटा जा सकता है। अब एक कहानी सुना रहा हूं, इसके मामले में विद्वान एक कहानी और सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये पूरा विश्व ग्राम है, यानी पूरा विश्व एक क्या है, एक गांव है। क्या है? एक गांव। और इस गांव में एक पैसे वाला रहता है, चौधरी। ठीक है। और विश्व के अंदर अकेला एक ही गांव ऐसा है जिसको अपन जानते हैं, और विश्व के अंदर कोई गांव नहीं है। जैसे ये विश्व है ऐसा अकेला, अपन इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और इसमें जो पैसे वाला चौधरी है, मान लो किसी का व्यवहार ऐसे नहीं हो जाए, तो उसके व्यवहार को अपन ऐसे नहीं हो जाए, अपन उसकी टक्कर ले नहीं सकते, तो अपन इस गांव को छोड़कर जा भी नहीं सकते और उसकी टक्कर ले भी नहीं सकते। तो उसी प्रकार से ये पूरा एक विश्व गांव है, और इसमें चौधरी कौन है? एकमात्र महाशक्ति अमेरिका। तो इस गांव को अपन छोड़ के भी नहीं जा सकते, और जो है उससे भिड़ भी नहीं सकते। तो क्या होगा? लास्ट एंड फाइनल यही होगा कि अपन उसका पिछला गु बढ़ जाए और उसके फायदा उठा ले। ये होती है। ठीक है। अब एक पॉइंट और है लास्ट का, वो क्या है कि इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है। इतिहास वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है? अब देखिए इतिहास क्या सिखाता है हमें वर्चस्व के बारे में। तो भैया इतिहास वर्चस्व के बारे में अपन को इतना ही सिखाता है कि जो है वर्चस्व जो है ना, वो परमानेंट नहीं है, यानी स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब विश्व अमेरिका का वर्चस्व है तो हमेशा अमेरिका का वर्चस्व होगा, ऐसा नहीं है। देखिए कभी इस विश्व पर बहुत सारे विश्व पर सिकंदर ने शासन किया था, लेकिन वो भी मिट गया। देखिए मैं आपको बात बताऊं, 1600 से लेकर 1773 तक, कब से लेके 1600 से लेकर
1713 तक, 1600 से लेकर 1713 तक विश्व पर वर्चस्व किसका रहा था बेटे? फ्रांस का रहा था। यानी भारत में फ्रांस ने शासन किया था उस समय। विश्व पर वर्चस्व किसका रहा था? फ्रांस का। अपन बात करें 1860 से लेकर 1910 तक की, तो विश्व पर इंग्लैंड का वर्चस्व था। और इंग्लैंड का वर्चस्व किस कारण से था? सिर्फ और सिर्फ समुद्री सेना की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड की समुद्री सेना जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, इसलिए किसका वर्चस्व था? इंग्लैंड का। और 1910 के बाद से अमेरिका का, लगभग ये माना जाता है कि अमेरिका का वर्चस्व। लेकिन अपन पिछले 20 सालों की बात करें, कितने 20 सालों की बात करें, तो अमेरिका का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ है। सैन्य जो ताकत है अमेरिका की वो घटी है पिछले 20 सालों में। तो इस प्रकार से जो है इतिहास हमें क्या सिखाता है कि वर्चस्व जो है स्थायी नहीं है। वर्चस्व किसी का भी स्थायी नहीं रहता। वो नहीं कहते हैं कि अपना टाइम आएगा। समय समय की बात है, समय बड़ी बलिहारी। कोई समय में राजा देखो, कोई समय में भिखारी। तो वही बात है कि वर्चस्व कभी भी स्थायी नहीं रहता। कभी फ्रांस का वर्चस्व हुआ करता था, कभी इंग्लैंड का वर्चस्व हुआ करता था। लगभग 54 देशों पर इंग्लैंड का शासन चलता था। लेकिन समय ने अपनी फिर बाजी मारी, फिर बाजी पलटी, अमेरिका का वर्चस्व आ गया। लेकिन अब अपन 20 सालों से तुलनात्मक बात करें तो अमेरिका का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम हुआ है। चीन, रूस जैसे ताकतवर, जैसे देश अपनी शक्ति को लेकर उभरे हैं, ताकतवर हुए हैं। इसी के साथ अपना पार्ट नंबर 3 होता है पूरा। पार्ट नंबर 1-2 दिन में पार्ट नंबर 3 की नोट्स आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।